नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मेरा नाम पूनम शर्मा है दोस्तों, और आज की क्लास में मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ एक नए टॉपिक को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में हम जो बात करेंगे, हम भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे। जैसे कि आप फोटो पे देख ही रहे हैं, यहाँ पे आपने देख रहे हैं हमारे देश के फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया यानी कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, तो बेसिकली आज हम इनकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, बच्चों एम आई ऑडिबल? आपको मैं सुनाई आ रही हूँ? हेलो? हेलो? ओके गाइस, आपको मेरी आवाज़ सुनाई आ रही है सभी बच्चों को? पहले तो आप लोग मुझे ये बताएं। ओके, सुनाई आ रहे हैं, चलो वेरी गुड। यही मैं जानना चाह रही थी, एक्चुअली मुझे लग रहा था कि आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा जानना चाह रही थी। ठीक है, तो ओके गाइस, ओके ओके ओके, राहुल, मीना एंड ऑल, सभी बच्चों को वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू गाइस। चलिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को, और आप लोगों को गुड आफ्टरनून। चलिए, ओके। आज वैसे ठंडा मौसम है, बारिश वगैरह हो रही है, बट इट्स गुड। चलो, अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की बात करने वाले हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो भारत के पहले सिटीजन होते हैं यानी कि फर्स्ट नागरिक। ऑब्वियस सी बात है, भारत का जो सबसे बड़ा हाईएस्ट जो पद होता है, ठीक है, तो पद होता है भारत का, जो सबसे बड़ा हाईएस्ट पद होता है वो आपका राष्ट्रपति का होता है। और भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो ठीक है, वो आपके रामनाथ कोविंद जी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि जो रामनाथ कोविंद जी हैं, वो इस समय पे कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं, ये मुझे कोई एक भी बच्चा मुझे बता देंगे। ठीक है, मुकेश कुमार यादव, वेरी गुड। और जल्दी से मुझे बताइए कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं इस समय पे, यानी कि आपका ऑनरेबल रामनाथ कोविंद जी, वो इस समय पे कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, तो ये आप लोग मुझे बताइए। ठीक है, चलो बच्चे, इसके बाद आता है, सबसे पहले मैं आपसे बात करती हूँ कि भारत के राष्ट्रपति कौन होते हैं, क्या है इस इंडियन स्टेटस प्रेसिडेंट का। तो भाई देखिए, द इंडियन प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि आपका मेन व्यक्ति होते हैं। ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत के पहले पहले नागरिक भी कहलाते हैं, एंड इज सिंबल ऑफ आपका सॉलिडरिटी। ठीक है, सॉलिडेटरी, यूनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब इनका जो आपका सिंबल होता है, यानी कि ये जो किस चीज का प्रतीक है, भारत के राष्ट्रपति यूनिटी, एकता, अखंडता, ठीक है, इन सब सिंबल्स का प्रतीक होते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति हेड माने जाते हैं पूरी कंट्री के। साथ ही साथ जो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो पहले नागरिक होते हैं, फर्स्ट सिटीजन होते हैं, और आपका ये यूनिटी, इंटीग्रिटी, इन सबके आपका धनी होते हैं। ठीक है, तो इन्हें उनका प्रतीक माना जाता है, यानी कि इनका सिंबल इन्हीं से डिफाइन किया जाता है। बिल्कुल सही। अभी मैं रामनाथ कोविंद जी की अगर मैं बात करती हूँ, तो भारत के 14th आपका प्रेसिडेंट हैं ये भारत के अंदर। ठीक है, अच्छा, इनसे पहले कौन थे, इन्होंने किसको रिप्लेस किया था? इससे पहले आपके भारत के प्रेसिडेंट का नाम क्या था? यानी कि मेरा कहने का मतलब है, रामनाथ कोविंद जी से पहले भारत के प्रेसिडेंट का क्या नाम था, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद बच्चों मैं आपको बता दूं, वह उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत के महान्यायवादी के साथ केंद्रीय कार्य करने का एक हिस्सा होते हैं, यानी कि ही इज द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट होते हैं, जिसे केंद्रीय कार्य आपका कार्यपालिका या आपका केंद्रीय कार्य करने भी कहा जाता है, यानी कि जब लॉ बनते हैं, कानून बनते हैं, तो उनमें भी ये आपका मेन माने जाते हैं, इसीलिए इन्हें यूनियन एग्जीक्यूटिव अलोंग विद द वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इन सब के साथ इनको भी केंद्रीय यानी कि यूनियन एग्जीक्यूट में शामिल किया गया है, या इनको भी उसका पार्ट माना गया है। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो पहली चीज मैंने आपको क्या बताई कि भारत के राष्ट्रपति पूरे कंट्री के हेड होते हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरा, ये भारत के पहले नागरिक होते हैं। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक माना जाते हैं। एकता, अखंडता जैसे शब्द, इंटीग्रिटी वगैरह भारत के संविधान के आपका प्रस्तावना में भी दिए गए हैं। ओके बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को क्लियर हो गया है, समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो बताएं यस मैम दैट इज क्लियर। ठीक है, अगर क्लियर है तो प्लीज टेल मी यस मैम क्लियर है। ओके गाइस, तो भारत के राष्ट्रपति एकता, अखंडता का प्रतीक माने जाते हैं। इसके आगे हम बढ़ेंगे कि हाउ इज प्रेसिडेंट इलेक्टेड। नेक्स्ट आता है बच्चों कि जो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं, वो आपका उनका चुनाव कैसे होता है या वो चुने कैसे जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि भारत के प्रेसिडेंट जो होते हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से चुने जाते हैं, एकल संक्रमणीय प्रणाली, जिसके बारे में मैंने लाखों बार, हजारों बार बच्चों को पढ़ाया है, आज मैं पर फिर पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो भारत के प्रेसिडेंट को चुना कैसे जाता है, तो देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर द इंडियन प्रेसिडेंट। साफ साफ बोल दिया कि भारत के राष्ट्रपति के लिए कोई भी प्रत्यक्ष चुनाव नहीं है। मतलब जो भारत के राष्ट्रपति होंगे बच्चे, उनके लिए कोई भी डायरेक्ट प्रोसीजर नहीं होता है। क्या होता है डायरेक्ट प्रोसीजर? तो मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट प्रोसीजर का मतलब होता है जब डायरेक्टली जनता के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, एडल्ट सफरेज जिसे आप कहते हैं, जब जनता अपने मंत्री को खुद बखुद चुनती है तो वो एक डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे भारत के प्रधानमंत्री। पर लेकिन भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो जनता के, एक तरह से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, पर इनडायरेक्टली, क्योंकि इनके जो चुनाव होते हैं उसमें भारत की जनता तो पार्टिसिपेट नहीं करती, पर जनता के द्वारा चुने गए विधानसभा के, पार्लियामेंट के मेंबर इनको चुनते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, मतलब जनता ने नहीं चुना, पर जनता ने जिन लोगों को चुना है वो लोग भारत के राष्ट्रपति चुनते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताएं यस मैम क्लियर है। बिल्कुल सही। आपका किंग ऑफ इटावा अनुज यादव। अच्छा, आप किंग हैं इटावा के, बहुत बढ़िया। आपको पता है कि हमारे संविधान के अंदर किंग, राय बहादुर, जय बहादुर, वायसराय, इस तरह के टाइटल लगाना आपका प्रोहेबिटेड है, निषेध है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। बताओ कौन सा आर्टिकल, कौन से आर्टिकल के तहत आप अपने नाम के आगे राजा रानी नहीं लगा सकते हो? पर आप तो किंग लगा के घूम रहे हो भाई, किंग ऑफ इटावा, बहुत बढ़िया। बताओ चलो, कौन से फंडामेंटल राइट के तहत हम अपने नाम के आगे कोई भी उपाधि, टाइटल्स वगैरह नहीं लगाए जा सकते अगर वो सरकार के द्वारा नहीं दिए गए हैं, जैसे कि जर्नल, जैसे कि अनदर। संदीप सिंह, क्या है एक बार बताऊं? प्लीज क्लियर मी कि व्हाट यू वांट टू। बिल्कुल बैन कर दिया, बैन नहीं वैसे बैन कर दिया, बड़ा ही दिक्कत है? चलो
बिल्कुल सही अंजलि ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। आर्टिकल 18 और मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स, हमारा आपका मौलिक अधिकार के 18वां यानी कि 18 आर्टिकल ये कहता है कि हम अपने नाम के आगे किसी भी प्रकार का राय बहादुर, जय, किंग, जैसे कि अनुज यादव ने किंग ऑफ इटावा लिखा है, इस तरह के वर्ड्स नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जेल में डलवा देंगे अंजलि आपको। अंजलि को तो आर्टिकल भी याद है। ठीक है, चलो ओके गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। मानते हैं आप अपने मम्मी पापा के राजा बेटा होंगे, बड़े भाई बहन के राजा बेटा होंगे। ठीक है, चलो, पर वो राजा बेटा घर तक ही सीमित रहते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट वन इज, और वैसे एनीवेज मैं जित ये सब जो बोल रही हूँ आर्टिकल्स को छोड़कर, जो, ठीक है, तो an electoral college elects him. The electoral college responsible for president elections comprise elected members. मतलब एक निर्वाचन मंडल उन्हें चुनता है, मतलब जो राष्ट्रपति होंगे उनके लिए एक कंप्लीट निर्वाचन मंडल होता है जो उनको चुनता है। और ये निर्वाचन मंडल, निर्वाचक जो मंडल होता है, इसमें कौन कौन होते हैं मैं भी बताऊंगी। एक राष्ट्रपति को चुनने के लिए एक आपका क्या होता है, इलेक्टोरल कोलाज होता है जो उनको चुनता है, जिसे आप निर्वाचक मंडल कहते हैं। राष्ट्रपति के चुनावों के लिए जिम्मेदार निर्वाचक मंडल में निर्वाचित सदस्य होते हैं। जिम्मेदार मतलब जो उस पोस्ट वगैरह पे होते हैं उन्हें आपका रखा जाता है। जैसे कि आपका इनमें जो शामिल होते हैं वो लोकसभा और राज्यसभा के कुछ मेंबर शामिल किए जाते हैं इसमें। इसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, राज्यों की विधानसभाओं के मेंबर भी इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के भी सदस्य होते हैं, यानी कि स्टेट के प्लस यूनियन टेरिटरी के। ये तो हो गए स्टेट मेंबर्स, ठीक है, और ये हो गए यूनियन टेरिटरी मेंबर। तो ये मिला के आपका क्या बनते हैं, राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कोलाज बनाते हैं, यानी कि ये कह सकते हो आप लोग कि राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति को चुनने का काम करता है। बाकी आप लोगों को पता है कि चुनने की प्रक्रिया एकल संक्रमणीय प्रक्रिया द्वारा चुने जाते हैं। एक राष्ट्रपति को चुनने का एकल संक्रमणीय प्रणाली, या यू कैन से सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम के द्वारा चुने जाते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें प्रेफरेंस दी जाती है। मतलब मान लीजिए आपका मान लीजिए 3 लोग इलेक्शन के लिए खड़े हैं, ठीक है, मान लीजिए एक रामनाथ कोविंद जी खड़े हैं, मीरा कुमार खड़ी हैं और अमित शाह, 3 लोग चुने गए हैं, ठीक है, कि वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। तो 3 लोग चुने गए हैं जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे। उसमें से जितने भी मेंबर चुनाव देने के लिए आएंगे, यानी कि उनको चुनने के लिए आएंगे, चुनाव देने के लिए, वो अपना वोट हर किसी को देंगे। मतलब प्रेफरेंस देंगे कि वो पहले नंबर पे किसे चाहते हैं, या उनका क्या प्रेफरेंस है। वोट सबको देना है, पर पहले नंबर पे कौन है, दूसरे नंबर पे कौन है, इस तरह से वो वोट देते हैं। और बाकी आगे जाके, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जिसको सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दिया लोगों ने, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति चुना जाता है, ठीक है। ठीक, तो इस तरह से भारत के राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, यानी कि प्रेफरेंस वोटिंग पे, जिसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम कहा जाता है। जैसे मान लीजिए 3 लोग हैं, एक है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो ये चुनाव लड़ रहे हैं, कोविंद जी, दूसरा मीरा कुमार चुनाव लड़ रही है, और तीसरा आपका अमित शाह चुनाव लड़ रहा है। बहुत सारे लोग उनको वोट देने आएंगे, जैसे कि आपका लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर आएंगे और आपका यूनियन टेरिटरीज के मेंबर उनको वोट देने के लिए आएंगे। तो वो जब आएंगे ना, तो वो किसी हमारी तरह नहीं, हम वोट देने जाते हैं तो बीजेपी, कांग्रेस, इनमें से किसी एक को वोट दे के आते हैं, ऐसा। पर लेकिन राष्ट्रपति के चुनाव में किसी एक को वोट नहीं देना, तीनों कैंडिडेट में से वोट तीनों को देना है, पर देना है कि पहले नंबर पे आप प्रेफरेंस किसको देते हो। पहले नंबर पे जिसको प्रेफरेंस दोगे, पहला प्रेफरेंस उसके लिए दबाओगे, फिर दूसरे नंबर पे जिसको चाहते हो दूसरा प्रेफरेंस इसको। तो सारे एवरेज वोटों में देखा जाता है कि पहले नंबर पे सबसे ज्यादा प्रेफरेंस जिस व्यक्ति को मिली होती है, वही भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है, वोट का जो वैल्यू होता है वो इस तरह से होता है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइडेड बाय 100। ये एमएलए के वोट का वैल्यू होता है। और एमपी के वोट का वैल्यू जो होता है, टोटल वैल्यू ऑफ वोटर ऑफ ऑल एमएलए ऑफ स्टेट
डिवाइडेड बाय टोटल मेंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये आपके वोट के वैल्यू निकालने का आपका क्या होता है, एक तरीका होता है, या ये वो होता है, क्या नाम है, एक फॉर्मूला होता है। एमएलए के वोट निकलते हैं पहले, फिर एमपी के निकलते हैं, उसके बाद ये लोग एमएलए और एमपी मिलके राष्ट्रपति चुनते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अनुज यादव ओनली दिल्ली और इटावा से ही लिया जाता है। एंग्लो इंडियन का क्या केस है आलोक कुमार, मैं अभी आपको बताऊंगी, थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चे इसका फॉर्मूला भी याद कर लो। एमएलए के वोट वैल्यू को निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिवाइडेड बाय वन बट्टा आपका 1000। इसके साथ साथ आपका जो एमपी का वोट होता है उसको निकालने का वैल्यू होता है टोटल वैल्यू ऑफ वोटर ऑफ ऑल एमएलए ऑफ स्टेट, यानी कि ये कंप्लीट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक है, तो इस तरह से आप इसका वोट वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि वोट का वैल्यू कितना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बच्चों इसके बाद आता है राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं ले सकता, मतलब कौन कौन लोग वो जो हैं वो भाग नहीं ले सकते। पहली बात तो एंग्लो इंडियंस भाग नहीं ले सकते, क्योंकि एंग्लो इंडियन को तो खुद राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। देखिए कौन कौन भाग नहीं ले सकते। लोकसभा के मनोनीत सदस्य, जिनमें 2 सदस्य लोकसभा के भारत के राष्ट्रपति चुनते हैं, वो भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, वो भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो वो भाग नहीं ले सकते, यानी कि उनको खुद राष्ट्रपति ने लोकसभा को 2 मेंबर को मनोनीत किया होता है, इसीलिए ये भाग तो ले ही नहीं सकते। इसके बाद आपका राज्यसभा में 12 मेंबर मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, तो ये भी आपका राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते ये 12 मेंबर। राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य, यानी कि जो सदस्य नॉमिनेट होते हैं, राज्य विधान इलेक्ट नहीं हुए हैं, मनोनीत हुए, तो भाई देखिए जो इलेक्ट होते हैं उन्हें जनता चुनती है, पर मनोनीत को जनता नहीं चुनती है। ठीक है, इसीलिए राष्ट्रपति के चुनाव को भी उन्हीं लोगों के द्वारा आपका मतलब वोट दिया जाता है जिन्हें कहीं ना कहीं जनता ने चुना है। ठीक है, तो राज्यसभा के भी मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे, तो मनोनीत सदस्य तो एक भी नहीं आते हैं। द्विसदनीय विधायिकाओं में विधान परिषदों के सदस्य निर्वाचित और निर्वाचित और आपके मनोनीत दोनों, जो विधायिका होती हैं, विधायक वगैरह, जो विधायिका वगैरह होती है, विधान परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आते। दिल्ली और पुडुचेरी के केंद्र प्रशासित प्रदेशों के मनोनीत सदस्य, मैंने बताया ना कि मनोनीत सदस्य इसमें आते ही नहीं है। ठीक है, राजू कुमार आपका कमेंट दिख रहा है, तो ये भी मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे। टोटल ये मेंबर्स आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। भाग लेते हैं तो इलेक्टेड मेंबर्स लेते हैं, और इलेक्टेड मेंबर में भी विधान परिषदों के सदस्य, चाहे वो इलेक्टेड हो या वो नॉमिनेटेड हो, वो आपका यानी कि निर्वाचित है या मनोनीत है, वो दोनों ही आपका भाग नहीं ले सकते। इज इट क्लियर टू? ठीक है, मनोनीत सदस्य का मतलब होता है यहाँ पे डिंपल, मनोनीत या फिर आप इसे नॉमिनेट कहते हैं, ये चुने जाते हैं किसी ना किसी फील्ड से। मतलब आपका इन्हें राष्ट्रपति जी खुद ही आपका विदाउट एनी इलेक्शन वो कर देते हैं, क्या नाम है, इनको प्रेफरेंस दे देते हैं कि भैया ये भी बनेंगे, ये सोशल वर्क से है या किसी भी स्पेशल फील्ड से हो सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बच्चों समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो बताएं यस मैम क्लियर है। ठीक है, तो कौन से लेते हैं भाग ये भी मैंने बता दिया राष्ट्रपति के चुनाव में, और कौन से नहीं लेते ये भी मैंने बता दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को क्लियर हो गया है? बच्चों मैं बहुत ही डेप्थ में पढ़ाती हूँ, इसीलिए कई सारे बच्चे कहते हैं कि पता नहीं मैडम क्या पढ़ा रही है, पर लेकिन बच्चे आजकल जो स्टडी चल रही है आपको ऊपर ऊपर के फैक्ट्स बता देते हैं, आर्टिकल बता देते हैं, या फिर आपको आर्टिकल आर्टिकल बता देंगे, इम्पीचमेंट का आर्टिकल बता देंगे, पर ये बहुत कम बताया जाता है कि एक्चुअली इम्पीचमेंट होता कैसे है। ठीक है, ये बता देंगे कि कौन कौन सदस्य भाग लेता है, ये नहीं बताएंगे कि उनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मैं इसीलिए बच्चों कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा डेप्थ में बताऊं। अगर किसी चैप्टर पे आप अपने 2 घंटे खराब कर रहे हो तो उस चैप्टर के बारे में पूरी तरह जान के ही जाया करो। ठीक है, बीच रास्ते में मत छोड़ के जाया करो। आज पीडीएफ मिल जाएगी, ये है मेरा उत्तर दीपक सिंह, संदीप सिंह सॉरी। ओके बच्चों, तो क्लियर है सभी बच्चों को? अगर क्लियर है तो बताएं यस मैम दैट इज क्लियर।
हाँ, मनोनीत एंग्लो इंडियंस हो गए, डिम्पल, और 12 सदस्य आपके राज्यसभा में किए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए सभी को समझ आ गया है। अंजलि, विजय, आपका कश्यप एंड ऑल, सभी को समझ आ गया। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति के कार्यालय की अवधि कितनी होती है। मतलब कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के पद तक कितने समय तक रह सकता है। तो बच्चे आप सभी को पता है कि राष्ट्रपति चुने जाने के बाद वह 5 साल के लिए पद धारण करता है, यानी कि 5 ईयर्स के लिए उसकी अवधि होती है। वह 5 साल पूरे होने के बाद भी कार्यालय में बैठता है। मतलब अगर उसके कंप्लीट 5 ईयर्स हो गए हैं पर लेकिन वो फिर भी कार्यालय में बैठेगा, क्योंकि कोई नया चुनाव नहीं हुआ है या तब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुना गया है, उसे फिर से चुना भी जा सकता है। तो मतलब 5 साल का कार्यालय पूरा होने के बाद कोई भी नया चुनाव अगर नहीं होता है या नया राष्ट्रपति जब तक नहीं आता, तो जब तक वो अपनी सीट पे रह सकते हैं। वैसे ऑफिशियल टाइम पीरियड जो होता है वो 5 साल का आपका ऑफिशियल टाइम पीरियड बच्चे होता है। इसके बाद आर्टिकल अभी नहीं पढ़ा रही हूँ राष्ट्रपति के, अभी मैं बेसिक चीजें पढ़ा रही हूँ। आर्टिकल मैं जब पढ़ाऊंगी जब मैं बेसिक चीजें क्लियर कर दूंगी। जुबेर कल क्लास नहीं चली थी। और उसके दोबारा चुने जाने की कोई सीमा नहीं होती। मतलब देखिए, वो दोबारा चुना जाएगा या नहीं वो दोबारा कितने बार चुना जाएगा, 1 बार 2 बार, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, वो कितने बार भी चुना जा सकता है। अच्छा मुझे बताइए कि राष्ट्रपति की मैक्सिमम एज कितनी होती है। मतलब राष्ट्रपति बनने की मिनिमम एज कितनी होती है और मैक्सिमम एज कितनी होती है राष्ट्रपति के लिए, जल्दी से बताओ। आगे आता है राष्ट्रपति की राष्ट्रपति की योग्यताएं क्या क्या होती हैं, यानी कि क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं कि कौन राष्ट्रपति बन सकता है या कौन राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उनकी क्वालिफिकेशंस कितनी होती है। ठीक है, तो मिनिमम एज तो 35 है। ठीक है, 35 आपका मिनिमम एज होती है। मैक्सिमम एज कितनी होती है वो आपको बतानी है, वैसे इसमें पता लग जाएगी। एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने के लिए कुछ योग्यता पूरी करनी होती है। राष्ट्रपति की वह योग्यताएं हैं, वह एक भारतीय नागरिक होने चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। पहली योग्यता, ये तो सबको पता होगी, ये तो होती ही है। दूसरा, उसकी उम्र कम से कम 35 साल होनी चाहिए, यानी कि मस्ट बी अ 35 ईयर। ठीक है, तो उनकी जो उम्र होनी चाहिए वो आपका 35 ईयर आपका होनी ही चाहिए। ठीक है, दूसरा, उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने की शर्तों को पूरा करना चाहिए। मतलब वो लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के योग्य होना चाहिए। बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद उसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधीन लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए। मतलब कि वो आपका किसी भी प्रॉफिट का बेनिफिशियरी का अधिकारित नहीं होता, यानी कि वो कोई भी राज्य सरकार, केंद्र सरकार या सार्वजनिक अथॉरिटी यानी कि पब्लिक अथॉरिटी से किसी भी प्रकार का लाभ उठाता नहीं होना चाहिए, यानी कि मस्ट बी आपका कि वो किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं उठा रहा है। ठीक है, तो ये योग्यता चुनी गई है। तो ये योग्यताएं होनी चाहिए एक राष्ट्रपति बनने के लिए। पहली, 35 वर्ष से कम उम्र होनी चाहिए। तीसरी, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। चौथी आपकी जो होती है, भारत का नागरिक होना चाहिए। और आपका एक वो किसी भी प्रकार का लाभ पद नहीं उठा रहा हो। ठीक है, थैंक यू सो मच हर्ष वर्मा, दिस इज अ वेरी बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी, थैंक यू सो मच। ठीक है, और दिमाग से आपका अनसाउंड मतलब दिमाग से मतलब वो आपका उनकी जो मानसिक स्थिति है वो सही होनी चाहिए। ये तो खैर हर किसी के लिए होता है, हर किसी उसके लिए अरिहंतता ये होती ही है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी बच्चों को समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो बताएं यस मैम दैट इज क्लियर। ओके चलिए। 25 साल भारत के राष्ट्रपति का है, भारत के प्रधानमंत्री का है, राष्ट्रपति का नहीं। राष्ट्रपति कार्यालय की शर्तें क्या क्या होती है। ठीक है, तो पहली होती है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उम्मीदवार की कुछ शर्तें होती हैं। वह लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य नहीं हो पहले। ठीक है, यानी कि वो राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं हो, बस बनने योग्य होना चाहिए पर सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वह किसी भी सदन का सदस्य रहा है
तो उसे कार्यालय में राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले दिन सीट खाली करनी होगी। मतलब देखिए, राष्ट्रपति बनते ही उसकी जितनी भी लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता है वो उसे छीन ली जाती है। ठीक है, इसके बाद उसे लाभ का पद कोई धारण नहीं करना होता, यानी कि किसी भी लाभ पद पे नहीं होना चाहिए, ये मैंने आपको बता ही दिया। उसके आवास के लिए राष्ट्रपति भवन उन्हें बिना किराए के भुगतान के प्रदान किया जाएगा। मतलब उनके लिए जो राष्ट्रपति भवन होता है वो आपका मिलता है, जिसका उन्हें कोई किराया या कोई भी रेमुनेशन नहीं देना पड़ता है। संसद उसकी परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार का निर्धारण करती है। मतलब पार्लियामेंट मस्ट बी डिसाइड सैलरी प्रिविलेजेस, कि उनको सैलरी कितनी मिलेगी या प्रिविलेजेस कितने मिलेंगे, ये सारा डिसाइड करती है पार्लियामेंट। ठीक है, तो उनकी सैलरी, राष्ट्रपति की सैलरी कौन डिसाइड करता है? अगर सवाल पूछ ले तो आंसर हो जाएगा भारत के संसद, यानी कि पार्लियामेंट, भारत की संसद पार्लियामेंट करती है डिसाइड। संसद उसके कार्यालय के दौरान उसकी परिलब्धि और भत्ते को कम नहीं कर सकती। मतलब देखिए कि जब उसका कार्यालय चल रहा है, यानी कि 5 ईयर्स का टाइम पीरियड चल रहा है, जो भी डिसाइड किया है उसके बीच में उन्हें कम नहीं किया जा सकता, यानी कि उसे घटाया नहीं जा सकता। कल की क्लास नहीं हुई थी, सभी बच्चों को मेरा मैसेज है। ठीक है, तो बच्चे, संसद उसकी किसी भी प्रकार के, उसकी कोई भी परिलब्धियां, मतलब होता है कि जो भी वो जितने भी उन्हें सैलरी मिल रही है या भत्ते मिल रहे हैं उनको कम नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है करंट में राष्ट्रपति का की सैलरी कितनी है? मतलब कितना राष्ट्रपति जी को पे हो रहा है? चलिए बिल्कुल बताइए जल्दी से। उन्हें किसी भी आपराधिक कार्यवाही की छूट दी गई है, यहां तक कि उन्हें व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी। ठीक है, उनके पास कई सारी छूट होती है आपराधिक कार्यवाही की भी। जब किसी भी व्यक्ति को, मान लीजिए फांसी की भी सजा हो रही होती है, तो उस समय राष्ट्रपति के पास वो अंतिम गुहार लगा सकते हैं और राष्ट्रपति हैव पावर कि वो उन्हें माफी दे सकते हैं, उनकी फांसी को रुकवा सकते हैं। इसीलिए बोला गया है आपराधिक कार्यवाही से छूट दी जाती है, और उन्हें व्यक्तिगत कृत्यों के संबंध में भी, मतलब मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कृत्य हुआ है, कोई भी गलत एक्शन हुआ है, तो राष्ट्रपति जी को लगता है कि ये व्यक्ति गिल्टी में है, इसको माफ कर देना चाहिए, तो उन्हें माफ कर दिया जाता है। राष्ट्रपति की गिरफ्तारी या कार्यवास नहीं हो सकता। जो राष्ट्रपति होते हैं उनकी कभी भी गिरफ्तारी नहीं हो सकती, बल्कि आपको याद होगा भारतीय आपका आर्टिकल 14, ठीक है, मौलिक अधिकारों का आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि आपका इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष सभी लोग एक बराबर हैं और सबको एक बराबर सजा मिलती है। पर लेकिन राष्ट्रपति के मामले में इसको आपका छूट दी गई है। राष्ट्रपति और राज्यपाल, यानी कि गवर्नर के मामले में राज्यपाल या राष्ट्रपति की गिरफ्तारी नहीं हो सकती। ठीक है, इन दोनों की आपका गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। 5 लाख है प्रीतम कुमार, 1.5 लाख नहीं है। ठीक है, तो उनकी गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। इसीलिए मौलिक अधिकारों में भी कुछ अजम्पशंस है, और उस अजम्पशन में राष्ट्रपति और राज्यपाल आते हैं। उनके व्यक्तिगत कृत्यों के लिए केवल 2 महीने की पूर्व सूचना देने के बाद ही दीवानी कार्यवाही शुरू की जाती है। पहले उन्हें 2 महीने के लिए नोटिस दिया जाता है, फिर उनपे एक दीवानी कार्यवाही, जो कि पूरी तरह से सीक्रेट होती है, वो शुरू की जाती है। ओके सचिन चौधरी, नो प्रॉब्लम। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की, बच्चों हमने ये देख लिया राष्ट्रपति चुने कैसे जाते हैं, राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, राष्ट्रपति के कार्यालय की योग्यता क्या होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया क्या होती है। बच्चों, महाभियोग को इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहते हैं, और इम्पीचमेंट या महाभियोग का मतलब होता है राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, यानी कि उनको उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग शुरू करने की एकमात्र शर्त संविधान का उल्लंघन है। भारतीय संविधान में उस संविधान के उल्लंघन की कोई परिभाषा नहीं है। मतलब देखिए, इसे उल्लंघन कहते हैं संविधान का वैसे तो राष्ट्रपति को हटाना, पर लेकिन ये इसलिए रखा गया है क्योंकि कोई भी राष्ट्रपति अपनी मनमानी ना करे, इसीलिए इसे कहा गया है संविधान का उल्लंघन के रूप में हम इसे जानते हैं।
महाभियोगों के आरोपों को शुरू करने के लिए लोकसभा को पहले संसद के रूप में लिया जाता है। मतलब देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी राष्ट्रपति ने कुछ गलत काम किया है तो लोकसभा से उसकी कार्यवाही शुरू हो सकती है। बल्कि ये जरूरी नहीं है बच्चों की लोकसभा से ही उसकी कार्यवाही शुरू हो, यह कार्यवाही राज्यसभा से भी शुरू हो सकती है। याद रखिएगा, राज्यसभा भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के आरोपों को शुरू कर सकती है और उस स्थिति में यह प्रस्ताव पारित करेगी। ठीक है, तो उसे जो भी करेगा, राज्यसभा करे या लोकसभा, उनको प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा राष्ट्रपति के खिलाफ, और आरोपों को लोकसभा को भेज देगी, जो जांच करेगी और पारित करेगी अगर उन पर शुल्कों को वैध पाया जाता है। मतलब देखा जाता है उन्हें जब ही हटाया जा सकता है अगर वो जो आरोप लगे हैं वो वैध हैं, वैलिड हैं। अगर नहीं है तो बाद में और भी कार्यवाही होती है। तो बच्चे, लोकसभा इनिशिएट एन इम्पीचमेंट चार्ज। ठीक है, कैसे होता है? लोकसभा एक इम्पीचमेंट चार्ज जारी करती है। मान लो लोकसभा से शुरू हो रही है तो उसे कहते हैं इम्पीचमेंट चार्ज जारी करना। लोकसभा इम्पीचमेंट चार्ज जारी करती है तो उसमें क्या होता है, 1/4 यानी कि 1/4, 1/4। ठीक है, 1/4 मेंबर लिखित में देते हैं, यानी कि लिखा है द इम्पीचमेंट चार्जेस आर साइंड बाय 1/4 ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा के 1/4 मेंबर्स आपका लिखित में देंगे। ठीक है, ये मेंबर्स आपके क्या करेंगे, लिखित में देंगे कि वो राष्ट्रपति को क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। क्यों, उसका रीजन भी देंगे। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं और उसका रीजन भी देंगे। और फिर 14 डेज नोटिस इज गिवन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा और उस बीच लोकसभा पासिस द इम्पीचमेंट चार्ज विद 2/3 मेजोरिटी एंड सेंड टू राज्यसभा। ठीक है, राष्ट्रपति को ये नोटिस देने के बाद अब वो लोकसभा में होगी मेजोरिटी यानी कि बहुमत, और इसे स्पेशल बहुमत यानी कि विशेष बहुमत, जिसे 2/3 बहुमत कहा जाता है, यानी कि आपका 2/3 मेजोरिटी जो कहा जाता है, 2/3 मेजोरिटी के मेंबर उसको बहुमत मिलने से वो बिल अब जाएगा राज्यसभा में और राज्यसभा इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। राज्यसभा इन्वेस्टिगेशन करेगी कि भैया ये जो चार्ज लोकसभा ने लगाया है ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो राज्यसभा इस इन्वेस्टिगेट द चार्जेस, प्रेसिडेंट हैज द राइट टू सिट ऑन द प्रोसीडिंग्स। ठीक है, इस प्रोसीडिंग में प्रेसिडेंट भी भाग ले सकते हैं। राज्यसभा एग्री टू द चार्ज एंड पासिस द 2/3 मेजोरिटी एंड प्रेसिडेंट स्टैंड रिमूव्स। मतलब देखिए क्या होता है बच्चे, इम्पीचमेंट राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस होती है जिसे महाभियोग कहते हैं। महाभियोग में कोई भी बिल पहले लोकसभा में जाएगा या राज्यसभा में। अगर लोकसभा में गया है तो 1/4 मेंबर लिखित में नोटिस देंगे कि वो राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं और क्यों हटाना चाहते हैं, 1/4 मेंबर। फिर 1/4 मेंबरों का साइन होने के बाद फिर 14 दिन के लिए नोटिस दिया जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। उसी के साथ साथ लोकसभा में 1/4 मेंबर पहले तो लिखित में देते हैं, उसके बाद क्या करा जाता है, 2/3 मेंबर, जिसे विशेष बहुमत ये स्पेशल मेजोरिटी कहते हैं। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ आपका मेजोरिटी देंगे। फिर वो बिल राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशंस करेगी कि अगर राज्यसभा को गलत लगता है तो राज्यसभा अगर उन इन्वेस्टिगेशंस के तहत उन आरोपों को या जो एलिगेशंस लगाए गए राष्ट्रपति के उन्हें सच मानती है या सही पाती है तो वो आपका आगे भेज देगी। कहाँ पे, वो 2/3 मेजोरिटी लेगी मेंबर से। अगर मेजोरिटी मिल जाएगी तो राष्ट्रपति स्टैंड टू रिमूव, उनको हटाया दिया जाएगा। ठीक है, सो वेल इतना बड़ा चीज नहीं थी, इजी है। और ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में लिखा गया है भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग। तो उम्मीद करती हूँ तुम्हें समझ आ गई होगी, बहुत ही डिटेल में समझाया है, मुझे 10 बार समझ आ गया इंटरनली। आपको क्लियर है या नहीं है? मैम कोटेदार को कैसे हटाए, क्या कोटेदार क्या? ठीक है, उम्मीद करती हूँ सुबोध दीक्षित आपको महाभियोग अब समझ आ गया होगा, यानी कि इम्पीचमेंट समझ आ गई होगी। ओके, चलिए। ओके बच्चों, इज इट क्लियर टू एवरीवन? सभी को क्लियर हो गया है कि मैंने क्या बताया है? ठीक है, सुबोध दीक्षित को समझ आ गया, दैट्स गुड। ओके गाइस। अरे भाई मुकेश कुमार यादव, मुझे आपका सवाल ही समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं आप क्या कहना चाह रहे हो। ओके गाइस, महाभियोग के आरोपों को शुरू करने के लिए लोकसभा को पहले संसद के, ये मैंने बता दिया। इसके बाद आता है क्या राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है, यानी कि उसे खाली रखा जा सकता है।
ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल राष्ट्रपति का पद खाली हो सकता है यदि भारत के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देकर त्यागपत्र देता है। मतलब भारत के राष्ट्रपति अगर हटना चाहे तो हट सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं, पर लेकिन उन्हें अपना त्यागपत्र जो देना पड़ता है भारत के उपराष्ट्रपति को देना पड़ता है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट को बेसिकली देना पड़ता है। उसके बाद यदि लोकसभा राज्यसभा महाभियोग का आरोप लगाती है और वे वैध होते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है। या तो मान लीजिए या तो महाभियोग चलता है, महाभियोग ट्रू माना जाता है तो उन्हें वैसे हटा दिया जाएगा, या महाभियोग की प्रक्रिया से पहले अगर वो रेजिग्नेशन देना चाहे तो वो अपना त्यागपत्र भी दे सकते हैं। अगर वे कार्यालय में उनकी डेथ हो जाती है तो उस समय भी राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भैया ये जो चुनाव हुए धांधलेबाजी से हुए, अवैध रूप से हुए, तब भी भारत के राष्ट्रपति को पद खाली करना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, अगर वो किसी प्रकार की गड़बड़ देखते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में तो वो उसको अवैध घोषित कर सकते हैं, और उस कंडीशन में ठीक है, उस कंडीशन में भारत के राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कर्तव्य का निर्वहन करता है यदि कार्यालय की समाप्ति को छोड़कर ऊपर लिखित कार्यालय खाली है। तो मतलब देखिए, राष्ट्रपति का पद ये जब भी ग्रहण करते हैं उपराष्ट्रपति, जब इनमें से कोई भी एक चीज होती है, उन्होंने महाभियोग के द्वारा उन्हें हटा दिया गया, या उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, या उनकी डेथ हो गई, या उनके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया, उस कंडीशन में राष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा तो उनकी सीट खाली हो जाती है। तो उस समय पे उपराष्ट्रपति उनकी सीट पर बैठ जाते हैं। राष्ट्रपति अधिनियम 1969 के अनुसार उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। अब बच्चों मान लो राष्ट्रपति का पद खाली हो गया, उसके साथ साथ उपराष्ट्रपति का भी खाली हो गया, तो इसका भी जवाब है मेरे पास। तो बच्चे जो भारत के मुख्य राष्ट्रपति है, यानी कि जिसे आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, या सर्वोच्चतम न्यायालय के सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करते हैं। जब उपराष्ट्रपति की भी सीट खाली होती है तब करते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो बच्चों ये था एंटायर आपका राष्ट्रपति का बेसिक। अभी उम्मीद करती हूँ बहुत ही डिटेल्स में समझा है। उम्मीद करती हूँ कल की क्लास में मैं इसके आर्टिकल्स और इसके अमेंडमेंट्स आपको याद कराऊंगी। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा। तो ये थे भारत के राष्ट्रपति, यानी कि राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो चलिए गाइस, अभी के लिए क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। कैसी लगी है आपको आज की क्लास, कॉमेंट्स में जरूर बताना। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, विद लॉट्स ऑफ लव एंड केयर। थैंक यू सो मच।